बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज का दिन एक और अहम दिन है क्योंकि वफाकी हुकूमत ने या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सदारत करनी है। इसके अंदर फ़ौजी क़यादत बैठती है और काबीना के अरकान बैठते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसकी सरबराही करते हैं। आर्मी चीफ़ होते हैं, DGISI होते हैं, DGISPR भी गालबन वहाँ पर होते हैं और दीगर लोग वहाँ पर बैठ के कौमी सलामती के मामलात के ऊपर बातचीत करते हैं। ये हमेशा से यह मीटिंग होती रहती है। पाकिस्तान में कौमी सलामती के इशूज़ जो हैं वो रहते हैं। ख़ास तौर पे हमारे जो सरहदी इलाके हैं अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं या भारत के साथ लगते हैं, इनके ऊपर और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मामलात भी अक्सर होते रहते हैं। तो उनसे निपटने के लिए ये बड़ा अहम फोरम है। लेकिन इस मरतबा इस मीटिंग से पहले कुछ चीज़ें हुई हैं, आप ज़रा गौर कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की फ़ौज को एक कंट्रोवर्सी में घसीटने की कोशिश की जा रही है और ये चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात करते हैं आर्मी चीफ से और DGISI से, और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर करारदाद आ जाती है अदलिया के ख़िलाफ़, यानी अदालत के फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया जाता है उस करारदाद के अंदर। और करारदाद मैंने आपको पिछले वीलॉग के अंदर पढ़ के सुनाई है कि एक्चुअली वो करारदाद कहती क्या है। लेकिन इस करारदाद के हवाले से कुछ बड़े अहम सवालात हैं जो अब उठना शुरू हो गए हैं। यानी इस करारदाद को किन लोगों ने पेश किया और इस पे दस्तखत किन लोगों के हैं। एक तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से इस करारदाद को पेश करवाया गया। दूसरा, जो करारदाद के ऊपर दस्तखत मौजूद हैं उन्होंने एक बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा कर दी है। यानी करारदाद पे दस्तखत करने वाले ज़्यादा लोगों का ताल्लुक मखसूस नशिस्तों से है। यानी उन लोगों को, आपको पता है, सीट मिलती वफादारी के एवज़ है कि आप हमारे वफादार रहें, हम आपको ये नशिस्त दे देंगे। कोई बड़ा लीडर इस करारदाद पे दस्तखत नहीं कर सका। शहबाज शरीफ ने खुद भी इस करारदाद के ऊपर दस्तखत नहीं किए। बिलावल जरदारी ने इस करारदाद के ऊपर दस्तखत नहीं किए। खुर्शीद शाह साहब के मुझे इसके ऊपर दस्तखत नज़र नहीं आए। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, राना सनाउल्लाह साहब के भी मुझे इसके ऊपर दस्तखत नज़र नहीं आए। वो लोग जो अपने सियासी मुस्तकबिल को महफूज रखना चाहते हैं, उनमें से किसी ने भी इस करारदाद के ऊपर दस्तखत नहीं किए। क्यों नहीं किए, ये एक अलग बात है। वैसे अगर इस करारदाद के ऊपर पूरे 300 से ज़्यादा लोगों की भी दस्तखत होते तो फिर भी इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, उसके ऊपर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अमल दरामद करे। करारदादों के ज़रिए से फ़ैसले रिवर्स नहीं हो सकते। अगर करारदादों के ज़रिए से फ़ैसले रिवर्स हो जाते तो बाजी में सियासी हुकूमतें बहुत सारे फ़ैसले करारदादों के ज़रिए रिवर्स करवा चुकी होती। मिसाल के तौर पे यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली, मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ की नाअहली, मिसाल के तौर पे सज़ा जो मिली नवाज शरीफ साहब को, और बहुत सारे ऐसे फैसले करारदादों के ज़रिए उनको रिवर्स किया जा चुका होता। लेकिन ये हो नहीं पाया, अब भी नहीं हो पाएगा। लेकिन आप गौर कीजिए कि शहबाज शरीफ साहब पहले फ़ौजी क़यादत से मुलाकात करते हैं, उसके बाद कौमी असम्बली में ये करारदाद लाई जाती है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोवर्शियल करने की एक कोशिश है। और अभी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होनी है। उसूलन तो उसके अंदर कौमी सलामती के इशूज़ ही ज़ेर बहस आने चाहिए। लेकिन आप गौर कीजिए कि कुछ ऐसे सहाफ़ी जिनका ताल्लुक PMLN के बहुत करीबी हलकों से है या वो PMLN के बहुत चहीते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें जो लोग PDM के बहुत करीब हैं उनमें से चंद सहाफ़ियों ने, जिनमें हामिद मीर शामिल है, इन लोगों ने इस चीज़ को हवा देना शुरू की कि कौमी सलामती की कमेटी बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है, वो मीटिंग बहुत ज़्यादा अहम हो गई है क्योंकि आज असम्बली ने मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच का फ़ैसला है, उसको मुस्तरद किया पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से। लिहाजा कल होने वाली कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बड़ी अहम हो गई है। अब ये एक मरतबा फ़ौज को दोबारा घसीटा जा रहा है इस मामले के अंदर। मेरे ख्याल में ये कल परसों तक पता चल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि फ़ौज को अपने आप को इस मामले के अंदर लाना चाहिए। एक इदारा है काबिल एहतराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके मुअज़्ज़ज़ जज साहब, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं, उन्होंने एक फ़ैसला दिया है कि 2 सूबों के अंदर आईने पाकिस्तान के मुताबिक इंतखाबात करवाए जाएं। अब इसमें तो फ़ौज का कोई लेना देना है नहीं, या फ़ौज इसके अंदर कोई रोल प्ले कर नहीं सकती है कानूनी और आईनी तौर पर, ना उनका इसके साथ कोई ताल्लुक है। इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम करनी है, ये हुकूमत की जानिब से वजारत दिफा और वजारत दाखिला की जानिब से
या सूबाई हुकूमतें जो निगरान बनी हुई है उनकी जानिब से सिक्योरिटी फराम की जाएगी, जबकि जो फंड्स हैं वो वजारत खजाना की जानिब से फराम किए जाएंगे। इसमें फौज का तो कोई रोल कानूनी और आईनी तौर पे नहीं है, लेकिन कुछ सहाफ़ी जानबूझकर इस मामले को वहां जोड़ रहे हैं। एक्चुअली ये किया क्यों जा रहा है, गौर कीजिए। इमरान खान साहब ने अब नहीं कहा, वो पहले दिन से, जब से जनरल बाजवा के साथ उनके इख्तिलाफात थे, उसके बाद से लेकर अब तक इमरान खान साहब लगातार कह रहे हैं कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये फौज मेरे मुल्क के लिए मेरे से भी ज्यादा जरूरी है। वो ये कह चुके हैं, एक मरतबा नहीं कई मरतबा कह चुके हैं, और उस वक्त भी कह चुके हैं जब जनरल बाजवा के साथ उनके इख्तिलाफात अपने उरूज पर थे, उस वक्त भी इमरान खान ने कहा। लेकिन अभी मैंने देखा कि पीएमएलएन के सोशल मीडिया से जुड़े लोगों ने और मीडिया से जुड़े लोगों ने इसको हवा देना शुरू की, और उन्होंने कहा कि इमरान खान शायद यू टर्न ले रहे हैं और अपना मौके बदल रहे हैं। देखिए, एक बात क्लियर रखिएगा, जो लोग भी रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ हैं वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नहीं है, वो एक पॉलिसी के खिलाफ है कि बंद कमरों के अंदर चंद लोगों ने बैठकर फैसला किया, और अब तो उन लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। जनरल बाजवा खुद कन्फेस कर रहे हैं कि वो चीजों के अंदर शामिल हुआ करते थे, वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि वो चीजों के अंदर किस हद तक अंगेज थे। तो लड़ाई उस पॉलिसी के खिलाफ थी, फौज के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये पहले दिन से लेकर अब तक बात बड़ी क्लियर है। इमरान खान साहब ने भी बड़ी क्लियर रखी है कि मेरी फौज मेरा मुल्क है, और इसीलिए वो ना मुल्क छोड़कर जाते हैं, ना वो फौज से झगड़ा करना चाहते हैं। और कई मरतबा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को फौज के साथ लड़ाने की साजिश हो रही है, और अब एक मरतबा फिर यही कोशिश की जा रही। लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए इस किस्म के स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि अब क्या बयानियां लेकर आएंगे, अब तो फौज के साथ सुलह हो गया। वो फौज के साथ जंग नहीं थी, लड़ाई जो है वो बंद कमरों में फैसला करने वाले चंद ऐसे किरदारों के साथ थी जो इस मुल्क का फैसला एक बंद कमरे में करके कौम के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक लड़ाई है। जनरल बाजवा उसका एक किरदार है, एक बड़ा किरदार, लेकिन उसके बावजूद फौज के साथ कभी किसी ने, और फौज पाकिस्तान के अंदर से है, कोई बाहर से नहीं आई हुई। ये पाकिस्तानी भर्ती हुए हैं फौज के अंदर, उनके जज्बात भी पाकिस्तानियों से मुख्तलिफ नहीं हो सकते। जैसा पाकिस्तानी सोचते हैं वैसा ही पाकिस्तान की फौज भी सोचती है। अभी हाल ही में एक इंक्वायरी की गई है, बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई है कि चेक किया जाए, क्योंकि एक रिपोर्ट उनको दी गई थी और कार्रवाई डालने वालों ने ये रिपोर्ट दे दी थी। आला तरीन सतह पे ताकतवर लोगों को ये रिपोर्ट पहुंचा दी गई थी कि जनाब ये जो बयानियां बनता है ना सोशल मीडिया के ऊपर और ट्रेंड बनते हैं, ये कंट्रोल किए जाते हैं, और ये जमान पार्क से इमरान खान साहब कंट्रोल करते हैं। इस पे एक दूसरी सिमत से इंक्वायरी करवाई गई, बंदे भी उठाए गए, और मैंने जब बंदों से बातचीत की तो मारा कुट्टा नहीं गया, लेकिन हर तरह की तसल्ली की गई है, पॉलीग्राफिक टेस्ट तक किए गए हैं बंदों के, और उसके बाद नतीजा ये निकला कि ये सारा ऑर्गेनिक था, ये लोगों के अपने गिले और शिकवे हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब जनरल आसिफ गफूर साहब एक हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करते थे तो उन्होंने कितना पैसा खर्च किया था, उन्होंने कितना पैसा लगाया था लोगों को, जिसके साथ उन्होंने ये प्रोपेगेंडा का जवाब देना शुरू किया, या भारतीय लॉबी को, पीटीएम की लॉबी को, या दीगर मुखालिफिन को जवाब देने के लिए जनरल आसिफ गफूर साहब से पूछ लीजिए उन्होंने कितना पैसा खर्च किया था। 1 रुपया खर्च नहीं होता। आपका मकसद ठीक हो, आपकी कौम आपके साथ खड़ी हो जाती है। जब भी कभी आप पाकिस्तान की बात करेंगे पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी, लेकिन जिस वक्त कौम को यह लगता है कि कोई एक फैसला या कोई एक चीज इस मुल्क में गलत हो रही है तो वो अपना नैरेटिव उसके ऊपर बनाती है, और ये ऑर्गेनिक होता है। लीडर तो लीड करने के लिए होते हैं, बाकी तो पब्लिक की अपनी समझ बूझ और शऊर है, और पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह शऊर वाले लोग हैं। अब ये जो मीटिंग है जो होने जा रही है, इसके बारे में एक तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए भी मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। काजी फायज ईसा साहब पाकिस्तान की तारीख के वो पहले जज हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले मुतनाज़े बनाए जा रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से। यानी हर जगह पे मरियम नवाज उनका नाम लेती हैं, हर जगह पे पीएमएलएन के लोग चीख चीख कर उनका नाम लेते हैं, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का, और उन्हें लगातार मुतनाज़े बनाने का अमल जारी है। काजी फायद ईसा साहब को चाहिए कि वो बुलाकर इनको बाउंड करें कि मुझे पॉलिटिसाइज ना किया जाए, क्योंकि एक जज
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले एक पॉलिटिकल पार्टी उन्हें मुकम्मल तौर पे पॉलिटिसाइज कर रही है और इसका मौका उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अहम मुकाम है, बड़ा अहम ओहदा है और इसके ऊपर बैठे हुए लोगों को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी करें, लेकिन अब फैसला तो बड़ा क्लियरली आया है। ना सिर्फ क्लियरली आया है बल्कि तमाम उससे जुड़ी हुई चीज़ों पे भी बाउंड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब बाकी रह गए हैं 3 दिन। आज 7 तारीख है जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं। 3 दिन के अंदर अगर फंड्स फ्राहम नहीं करती इलेक्शन कमीशन को वफाकी हुकूमत, तो फिर मामला आगे बढ़ेगा और पता चलेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। 2 बहुत बड़े बहरान आने वाले हैं पाकिस्तान पे, उनसे मैं आपसे बात करता हूं, लेकिन पहले अली अमीन गंडापुर की बड़ी ड्रामाई गिरफ्तारी हुई है। अली अमीन गंडापुर के तमाम मुकदमात में उनकी जमानत मौजूद थी, उनके वकला उनके साथ मौजूद थे और सेशन जज की अदालत के अंदर मौजूद थे। वहाँ पे उनके वकला भी थे, वो खुद भी थे, तमाम बेल्स उनकी मिल चुकी थी उन्हें। और उसके बाद जो वहाँ पे सीनियर पुलिस ऑफिसर जो DPO है डेरा इस्माइल खान के, वो आते हैं वहाँ पे और वो कहते हैं कि मुझे ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि मैंने अली अमीन गंडापुर को अरेस्ट करना है, हत्ता कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। अदालत ने पूछा भी उनसे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इनको गिरफ्तार करना ही है, और फिर उनको गिरफ्तार किया गया। बल्कि वहां पे ये भी कहा गया कि इनके ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है, तो वो उसके लिए भी तैयार थे। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ऊपर से ऑर्डर आए, तो ऊपर कहां से आ गए, ऊपर तो अल्लाह ताला है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने तमाम जमानतें होने के बावजूद गिरफ्तारी दे दी है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे जैसे ही अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी हुई, वैसे ही एक बहुत पुराना उनका क्लिप जो धरने के टाइम पे मौजूद था, उस क्लिप को निकालकर वायरल किया गया और जियो टीवी ने, समा टीवी ने 1-2 जगह पे और इसको वायरल किया गया। पहले से निकालकर रखा हुआ था, इनको आइडिया था कि आज अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारी के बाद हमने ये वाला जो एक क्लिप है इसको निकाल के जो ऑडियो का है उसको हमने वायरल करना है। तो वो फौरी तौर पे वायरल किया गया कि जी ये वाला मामला है, इस वजह से गिरफ्तारी हो रही है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। एक्चुअली तो ये जंगल का कानून ही है, एक आदमी के पास जमानत मौजूद है और अदालत गिरफ्तारी से रोक रही है, उसके बावजूद गिरफ्तार करने वाला ये कहता है कि ऊपर से ऑर्डर है, और ये भी नहीं बताता कि ऑर्डर किसने दिए हैं और कितना ऊपर से ऑर्डर है, तो ये चीज़ें वो नहीं बताता। बहरहाल अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से ये सोचा जा रहा है कि शायद इससे इमरान खान की सपोर्ट कम होगी, या उनकी हिफाजत करने के लिए जो लोग आते हैं या उनकी सिक्योरिटी के मामला जो हैं उनमें रखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ये पाकिस्तान की अवाम का मामला है। पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को लीडर के तौर पर फिलहाल कबूल किया हुआ है और वो उन्हें वोट भी डालना चाहते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनकी हिफाजत के लिए भी आते हैं। तो इसमें बंदे गिरफ्तार करने से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। फजलुर रहमान साहब का बहरहाल काफी नुकसान कर दिया आज। अली अमीन गंडापुर अगर गिरफ्तार ना होते तो फजलुर रहमान साहब की सियासत डेरा इस्माइल खान में बची रहती, लेकिन अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से फजलुर रहमान साहब की मकबूलियत कम होगी डेरा इस्माइल खान में, और अली अमीन गंडापुर की मकबूलियत में इजाफा होगा। वो पहले ही फजलुर रहमान को कई मरतबा शिकस्त दे चुके हैं, तो इस मरतबा फजलुर रहमान साहब की सियासत को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। एक बहरान जिसका मुझे आपको बताना था, आटे और बिजली का एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है। फ्यूल प्राइसेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और बिजली की कीमतें गुज़िश्ता 1 साल में जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने कहा था कि हम आधी कर देंगे। आधी करने की बजाय इन्होंने दुगनी कर दी हैं बिजली की कीमतें। एक तो आम आदमी गर्मियों के अंदर जब पंखा चलाएगा, जब उसका बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो फिर वो बिजली का बिल नहीं दे पाएगा। दूसरा, बदतरीन लोड शेडिंग का आपको सामना करना पड़ेगा, वो इसलिए कि पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा वाटर रिजर्व्स नहीं हैं कि पाकिस्तान बिजली बना सके जून और मई के महीने में। मई और जून के महीने में बिजली का बहरान आएगा और आटे का एक बड़ा खौफनाक बहरान दोबारा पाकिस्तान में आ सकता है, क्योंकि देखें जो आटा 1100 रुपए की बोरी मिलती थी वो अब आपको 3100 रुपए की मिलती है, और आने वाले वक्त में ये मजीद महंगी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि सिंध के अंदर इस मरतबा गंदम की प्रोडक्शन कम हुई है गुज़िश्ता साल सैलाब की वजह से। पंजाब ने इस कसर को पूरा करना था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो नहीं दी और कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिसके बाद ज़्यादा गंदम की पैदावार पंजाब में की जा सकती। तो जब पंजाब के अंदर पॉलिसी नहीं बनी और इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई सियासी मामलात की वजह से, तो पंजाब में वैसे ही गंदम नॉर्मल तरीके से पैदा होनी थी। अब यहाँ पे यालाबारी हुई है, बारिशें हुई हैं खड़ी फसलों के ऊपर, और इस मौसम के अंदर यालाबारी
बारिशें, धूप ना निकलना, इस चीज़ का मतलब जो है वो तमाम किसान भाई समझते हैं। टीवी पे तो खबर चलती है ना कि मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन आप किसान से पूछें वो कितनी तकलीफ में होता है जब मार्च के आखिर में और अप्रैल में बारिशें हो रही हों। और इन बारिशों ने, यालाबारी ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान में फसलों को। और एक परसेंटेज है, मुझे भी इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि 15% से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान के बाद जो गंदम की कीमत है फी मन देही इलाकों के अंदर, वो 5,000 रुपए से भी ऊपर चली गई है। तो इतनी ज़्यादा गंदम फी मन कीमत होने के बाद कैसे मुमकिन है कि आटा सस्ता मिले? आने वाले दिनों में आटे का बहरान भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान में पैदा होगा। गवर्नमेंट को फौरी तौर पे इसको हल करना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब ने $2 अरब देने की बात की है। $1 अरब के लिए पाकिस्तान की बात चल रही है यूएई से। ये पैसा पाकिस्तान को मिल जाए, IMF पाकिस्तान को ग्रांट दे दे, तो सबसे पहले ग़िज़ाई किल्लत को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान में, और सारे लोगों को सब्सिडाइज आटा देना चाहिए। इस तरह जिस तरह आटे की थैलियाँ बांटी जा रही हैं, लोग वहाँ पर जांबाक हो रहे हैं। ये पॉलिसी एक चीप पॉलिटिकल स्टंट तो हो सकता है, आप थोड़े बहुत वोटों के लिए तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इससे फायदा नहीं होगा। इससे उल्टा लोगों की जानें जाएंगी। आप सस्ता आटा, सब्सिडाइज आटा पूरे पाकिस्तान के अंदर फराहम कीजिए, क्योंकि सफेद पोश तबके की पहुंच से आटा बाहर होता जा रहा है। 1,000 रुपये अगर आप किसी आदमी को देते हैं और उसके अंदर 5 किलो 7 किलो आटा आता है, तो वो 1,000 रुपया तो उसका 4 दिन के अंदर खत्म हो गया एक कुंबे का। तो ये भी अब कोई सपोर्ट रही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने नाज़रीन ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया इलेक्शन के हवाले से, जबकि राणा सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि गदर मच जाएगा पंजाब में इलेक्शन वाले दिन। ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि वज़ीर दाखिला को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन साफ़ और शफाफ होना चाहिए। इंडिया के अंदर इलेक्शन फेजेस के अंदर होता है, दुनिया के कई मुल्कों में फेजेस में इलेक्शन होता है। पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी है, 23 करोड़ की आबादी है। अगर यहाँ पर भी फेजेस में इलेक्शन हो तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन इलेक्शन ज़रूर होना चाहिए। एक खबर मैं आपको जाते जाते दे दूं कि इसहाक डार साहब ने कहा है कि जितने लोग दरखास्तें जमा करवाएंगे हज के लिए, उन तमाम को हज पे भेजा जाएगा। उसकी वजह यह नहीं है कि गवर्नमेंट कोई बहुत अच्छी पॉलिसी लेकर आई है। हज को इतना महंगा कर दिया है और पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हुकूमत के पास 90,000 का कोटा है और दरखास्तें ही मौसूल नहीं हुई। हज़ारों दरखास्तें अभी तक कम मौसूल हुई हैं, वो 72,000 कह रहे हैं कि दरखास्तें मौसूल हुई हैं। तो अभी भी अगर मजीद लोग अपनी दरखास्तें जमा कराएंगे तो वो भी हज पे जा सकते हैं। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है, और ये भी इम्पोर्टेड हुकूमत का एक कारनामा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।